सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियन। आज की वीडियो में हम अपनी सैमोसी पुस्तक भाग 1 के 5वें पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद अभ्यास कार्य करते हैं तो वह समझना आसान होता है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे हुए हैं, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत लिखो। कहने का अर्थ है जो नीचे प्रश्न इन्होंने दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यहाँ पर जो आपके रेखांकित जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो वर्ड हैं जिनको प्रश्न निर्माण में आप प्रयोग करते हैं या जिनका उत्तर आपको देना है। यहाँ पर जो मैंने रेखांकित किए हुए हैं उनके स्थान पर आपको ये लिखे हुए उत्तर ऐड करना है और अपने शेष शब्दों को उसी प्रकार लिख देना है, तो यह आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अपने प्रश्नों को समझते हैं। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्न के द्वारा हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम यानी धन की, वृत्तम यानी चरित्र की। तो इसका उत्तर है आपका वृत्तम, यानी हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आपने अपने श्लोक में पढ़ा था कि चरित्र यदि आपका नष्ट हो जाता है तो वह जो मनुष्य होता है मृत्यु तुल्य हो जाता है, और जो वित्तम है, जो धन है, वह तो आपका आता जाता रहता है। दूसरा प्रश्न है, अस्माभि किम न समाचरेत किदर्शम आचरणम न कर्तव्यम। हम सभी के द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? आत्मनः प्रतिकूलम। इसका अर्थ है जो हमें प्रतिकूल लगे, जो हमें अपने लिए उचित ना लगे, ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। सभी जो जीव जंतु है या जीवधारी है वह किसके द्वारा संतुष्ट होते हैं? उत्तर है प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से। नेक्स्ट है पुरुषै किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्य। पुरुषों के द्वारा किस लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए? उत्तर है गुणेषु, यानी गुणों के लिए ही। सज्जना नाम मैत्री कीदर्शी भवति। जो सज्जनों की मित्रता है वह कैसी होती है? उत्तर है परार्ध छाया एव, यानी जो शाम के समय की छाया है। आपकी इन्होंने मित्रता बताई थी, 2 प्रकार की होती है। जो सुबह की परछाई होती है उसकी जो तुलना की गई है वह आपकी शत्रु भाव से की गई है, और जो सज्जनों की यानी मित्रता है वह परार्ध यानी दोपहर के बाद जो आपकी परछाई है उसके समान होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है? इसका उत्तर है मरालय सह विप्रयोगेन। जो हंस हैं उनके साथ जब उसका वियोग हो जाता है तब उस तालाब की हानि होती है। नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदियों का जल कब अपेय यानी ना पीने योग्य होता है? इसका उत्तर है समुद्र आद्यात। जब वह समुद्र में मिल जाती है तब वह जल पीने योग्य नहीं होता। इस प्रकार आप इनके, यदि आप एक पदेन में उत्तर चाहते हैं तो वह सामने लिखे हुए हैं, और यदि आप इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर चाहेंगे तो जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं उनके स्थान पर आप उत्तर ऐड कर देंगे और शेष शब्दों को आप उसी प्रकार लिख देंगे, तो ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। कहने का अर्थ है कि का स्तंभ में, जो आपका का वाला भाग है, इसके खा स्तंभ में आपको मेल करना है। पहले वाले भाग में आपके विशेषण दिए हुए हैं और दूसरे वाले भाग में विशेष्य दिए हुए हैं। विशेषण आपकी विशेष्य की विशेषता बताते हैं और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर का मेल आप देखेंगे, आस्वादतोया नद्य, गुणयुक्ताः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः खलानां मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः सज्जनां मैत्री। इस प्रकार यह आपका मेल हो जाएगा। आप अपने श्लोक अच्छे से याद करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप स्वयं भी कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितयो श्लोक द्वयो आस्यम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। नीचे लिखे हुए 2 श्लोकों का जो आशय यानी जो तात्पर्य है उसका आपको हिंदी अर्थ हिंदी में और आंग्ल भाषा यानी जो अंग्रेजी भाषा है उसमें आपको अनुवाद करना है। आप 9वीं कक्षा में हैं तो अनुवाद तो मैं आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी। हाँ, इसका आशय आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, जिसको आप सुनकर भी कर सकते हैं, या आपको जो पाठ में इसको समझाया गया था आप अपने पाठ को पहले ही पढ़ चुके हैं तो आप इनको स्वयं भी करेंगे। आंग्ल भाषा का प्रयोग मैं आपको नहीं कराऊंगी, केवल हिंदी भाषा में ही आपको इसको सुनाती हूँ। इसमें है आरंभ गुरुवी शीर्णी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जना नाम। इसमें बताया गया है कि जो दुष्टों की मित्रता है वह पूर्वार्ध की परछाई के समान है। पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वह छोटी होती चली जाती है, किंतु जो सज्जनों की मित्रता है वह दिन के उत्तरार्ध भाव की परछाई के समान होती है। जैसे पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, इसी प्रकार दुष्ट लोग भी बिना चिंता किए हुए या बिना चिंतन के सबसे पहले बहुत जल्दी से मित्रता कर लेते हैं, फिर जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वह मित्रता नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह बहुत सोच समझकर आपसे मित्रता करते हैं। पहले वो थोड़ी थोड़ी मित्रता करेंगे, लेकिन बिना स्वार्थ की मित्रता होती है सज्जन व्यक्तियों की, तो फिर वो समय के साथ साथ प्रगाढ़ यानी बड़ी होती चली जाती है। सूर्य की परछाई से इसको लिया गया है। जो आपकी छाया बनती है सुबह के समय में बहुत दीर्घ होती है, तो वह खलु यानी दुष्टों की मित्रता के समान है, पहले बड़ी और फिर बाद में छोटी। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वह दोपहर की परछाई यानी जो आपकी छाया है उसके समान है, पहले छोटी और फिर बड़ी होती चली जाती है। इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। दूसरे वाले को देख लेते हैं। खावाला प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् एतत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें कहा गया है कि प्रिय वाक्य से जो अच्छी वाणी बोलते हैं, जो बोलते समय लोग ध्यान रखते हैं या धैर्य के साथ बोलते हैं, सावधानी के साथ बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, ऐसी वाणी सबको अच्छी लगती है। हमें ऐसे शब्दों में कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसमें आप ऐसे दोनों का अर्थ कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों से आपको भिन्न प्रकृति यानी जो सब में अलग है उनको आपको चुनकर अलग लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम, यह सभी आपकी धातु और प्रत्यय के योग से बना है, लेकिन जो सर्वस्वम है वह आपका भिन्न है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो एक से या एक समान है उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, केवल वचने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि एक समान है और जो भिन्न है इसमें कहा गया है भिन्न प्रकृति यानी भिन्न को ही आपको अलग करके लिखना था। सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, जो आपका धनवताम है यह आपका भिन्न प्रवृत्ति वाला पद है। इससे अलग सभी आपके प्रथम पुरुष द्विवचन के पद हैं। जंतवः नद्यः विभूत्य परितः, यहाँ पर आप देखेंगे जंतवः नद्या और विभूत्य ये आपके पद हैं और परितः आपका उपपद, जो उपपद विभक्ति है उसका यह पद है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न 4 हो जाएगा। इसमें आपको भिन्न प्रकृति ही चुननी थी। प्रश्न संख्या 5 है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। जो यहाँ पर स्थूल यानी मोटे पद हैं उनको आधार मानते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर वर्ततः आपका पंचमी विभक्ति का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से पंचमी विभक्ति लेंगे जो है कस्मात।
धर्म सर्वस्वम, इसमें यह नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का पद है तो आप किम लेंगे। वृक्षः आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है तो आप किम सर्वनाम से के लेंगे। खला नाम, यह आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है तो आप के साम पद प्रयोग करेंगे। प्रश्न निर्माण में आपको किम सर्वनाम के तीनों लिंगों में अपने शब्दरूप याद करने होते हैं और उनसे अलग जो आपके अव्यय पद होते हैं उनको भी आपको याद करना होता है। यदि आप प्रश्न निर्माण समझना चाहते हैं तो आपके चैनल की जो ये मोनिका तालियन क्लासेस मेरा चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेस संस्कृत व्याकरण में अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, प्रश्न निर्माण करना सीखे, तो आप वहां से इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तियत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन कीजिए। यथा, जैसे इन्होंने दिया है, सहा पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। यह वर्तमान काल का है। लोट लकार में सहा पाठम पठतु, वह पाठ पढ़ो। इस प्रकार आपको शेष भी कार्य करना है। कहने का अर्थ है कि जो आपका कर्ता और कर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो आपके लकार यानी क्रियापद हैं उनको ही आपको लोट लकार में बदलना है। यहाँ पर मैंने कार्य किया हुआ है, देख लेते हैं। नद्य आस्वादतोया सन्ति, नद्य आस्वादतोया भवन्तु, सः सदैव प्रियवाक्यं वदति, सः सदैव प्रियवाक्यं वदतु, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, ते व्रतं यत्नेन संरक्षन्ति, ते व्रतं यत्नेन संरक्षन्तु, अहं परोपकाराय कार्यं करोमि, अहं परोपकाराय कार्यं करवाणि। इस प्रकार ये आपके परिवर्तन हो जाएंगे लोट लकार में। प्रश्न संख्या 7 है, उदाहरण अनुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितानां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार, जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है उसके ऐसे ही जैसा दिया गया है वैसे ही आपको दिए हुए कोष्ट जो इन्होंने ब्रैकेट में कुछ पद दिए हुए हैं उनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए लिखना है। यथा, उदाहरण देख लीजिए, तेषां मरालय सह विप्रयोगः भवति। यहाँ पर मराल पद था, उसमें सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना था तो यहाँ पर मरालय पद हो गया। आगे देखेंगे, अध्यापक, अध्यापक में तृतीय विभक्ति हो जाएगी अध्यापकेन, पितृ की तृतीय विभक्ति होगी पितरा, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। मुनि की मुनिना और मित्र की मित्रेण। यहाँ पर कुछ लिखने में दिक्कत हो गई थी तो यहाँ पर मैंने अलग से भी लिख दिया है। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य है। परोपकार विषयकम, श्लोक द्वयम अन्वेक्ष्य स्मृत्वा च कक्षायाम सस्वारम पठ। परोपकार के विषय में 2 श्लोकों को खोजकर, अन्वेक्ष्य यानी खोजकर, स्मृत्वा याद करके, चा माने और अपनी कक्षा में सस्वर पाठ कीजिए। यह आप स्वयं कार्य कर सकते हैं। नद्याः एकं सुंदरम चित्रम निर्माय संकल्य व वर्ण्यत यत् तस्याः तीरे मनुष्याः पशवः खगश्च निर्विघ्नं जलम पिबन्ति। नदी का एक सुंदर आपको चित्र बनाना है जिसमें नदी के किनारे मनुष्य, पशु, पक्षी बिना किसी निर्विघ्न यानी बिना भय के जल पी रहे हो। ये भी आपको स्वयं ही करना है। परियोजना कार्य जो होते हैं वो आपको स्वयं करने के लिए होते हैं। केवल आपको मैंने समझा दिया है कि इन दोनों में आपको क्या करना है। पहले वाले भाग में आपको 2 श्लोकों को खोजना है जो परोपकार के विषय में हो, उनको याद करना है और अपनी कक्षा में सुनाना है। दूसरे वाले भाग में एक नदी का चित्र बनाना है या एक सुंदर चित्र आप कहीं से खोज भी सकते हैं जिसमें नदी के किनारे कुछ मनुष्य, पशु, पक्षी बिना किसी भय के पानी पी रहे हो। पाठ तो आपका पहले ही पूर्ण हो चुका है। अब योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में आपको कुछ एक्स्ट्रा में ज्ञान दिया जाता है जो आपके लिए लाभदायक होता है, उसको भी आप समझ लीजिए। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक, परालौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनका बहुत ही महत्व होता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे सुभाषित हैं,
जो अच्छे वचन वाले श्लोक हैं उनका नैतिक मूल्य और बहुत सार भरा रहता है इस लोक के लिए और दूसरे लोक के लिए। वो 2 लाइन के श्लोक होते हैं लेकिन जीवन पर इतना प्रभाव उनका होता है, इतने गंभीर भाव वाले वे होते हैं कि पूरा मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। भाव विस्तार से देख लेते हैं। आस्वादतोयः परवहन्ति नद्य समुद्रमाद्य भवन्ते पेया। यह एक पंक्ति है जिसको आप सुक्ति भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल भी अपेय हो जाता है, यानी वो पीने योग्य नहीं रहता है। जिन नदियों का जल हम बहुत लंबे समय तक पीते आते हैं और जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वो पीने योग्य जल भी अपीने योग्य हो जाता है। इसी भाव साम्य के आधार पर कहा गया है संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। जैसी संगति वैसा गुण और दोष आ जाता है। संसर्गा यानी जो संगति होती है, जैसी आपकी मित्रता होती है, जैसे व्यक्ति या जैसे बच्चे से आपकी मित्रता होती है, आपको भी वैसा ही मान लिया जाता है। दूसरे में छाया एवं मैत्री खल सज्जना नाम। जो हमारी दुश्मनी या जो हमारी दुष्ट लोगों से मित्रता है या सज्जन व्यक्तियों से मित्रता है, वह छाया के समान ही होती है। दुष्ट व्यक्ति किसे मित्रता करता है या व्यक्ति सज्जन व्यक्ति से मित्रता करता है, तो दोनों की मित्रता में क्या अंतर है वह बताया गया है कि दिन के पूर्वार्ध और दिन के प्रार्धकालीन जो छाया होती है, आपकी परछाई होती है, उसी के समान यह घटती बढ़ती है। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति की मित्रता है उसके लिए पहले श्लोक में आया है आरंभ गुरुवी श्रेणी कर्मेण। आरंभ यानी पहले तो बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो घट जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वो दूसरे चरण में बताया गया लघवी पुरा वृद्धि मता च पश्चात। पहले तो छोटी होती है लेकिन वह बाद में बड़ी हो जाती है। आप इसको स्वयं भी देखेंगे। जब अभी तो वैसे भी गर्मी का समय चल रहा है तो आप आसानी से देख सकते हैं सूरज बहुत तेज निकलता है। जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो आपकी परछाई बहुत बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो दोपहर के समय घट के बिल्कुल आप में नीचे समा जाती है। फिर उसके बाद फिर वापस वो छोटी छोटी करके बढ़नी शुरू होती है। लेकिन जैसे सूर्यास्त के समय आप अपनी परछाई को देखेंगे तो फिर से बहुत लंबी हो जाती है। योग्यता विस्तार भाव विस्तार के समान ही आप अपने भाषिक विस्तार को भी कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत में व्याकरण का विशेष महत्व होता है और आपके पाठ में जो विशेष व्याकरण से संबंधित आपके कुछ पद आए हैं उनको इन्होंने विस्तार से दिया है। वित्ततः, वित्त शब्द से तसिल प्रत्यय किया गया है। पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगने वाले तसिल प्रत्यय का तहा ही शेष रहता है। उदाहरण में जैसे इन्होंने दिया है सागर प्लस तसिल सागरतः, प्रयाग प्लस तसिल प्रयागतः, दिल्ली प्लस तसिल दिल्लीतः आदि। इसी प्रकार वृत्ततः शब्द में भी तसिल प्रत्यय लगा करके वृत्ततः शब्द बनाया गया है। यह जो आपका तसिल प्रत्यय है इसका प्रयोग हम पंचमी विभक्ति के स्थान पर करते हैं। जैसे नगरात, ग्रामात, यानी कहीं पर भी जब अलग होने का भाव आए तो वहाँ पर हम तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। समाचरेत, सम प्लस आंग आपका प्लस में चिर प्लस विधिलिंग प्लस प्रथम पुरुष और एक वचन, ये आपका समाचरेत का इन्होंने विच्छेद किया है। सम उपसर्ग, आंग आपका प्रत्यय है, चर आपकी धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष का यह एक वचन, इसके योग से आपका समाचरेत बना है। तुष्यंती में तुष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह पद है। संरक्षित, सम आपका उपसर्ग है, रक्ष आपकी धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का यह पद है। हतः, हन धातु कत प्रत्यय पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष है, विधिलिंग लकार है, एक वचन है। उपसर्ग क्रिया के पूर्व जुड़ने वाले पर, परा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों की संख्या हमारी संस्कृत में 22 मानी गई है।
इन उपसर्गों के जुड़ने से क्रिया के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण में ह्री धातु का उपयोग यानी प्रयोग इन्होंने दिया है। जो ह्री धातु है उसमें उपसर्ग के योग से क्या क्या परिवर्तन आता है। जैसे पर आपका उपसर्ग है, ह्री धातु में प्रहर्ति और प्रहार यानी हमला करना। वी नॉर्मल आपका हरती जो आपका पद बनता है उसका अर्थ होता है हरण करना। वी प्लस हर विहरती, विहार भ्रमण करना। नॉर्मल अभी आपको मैंने बताया हरती का अर्थ होता है हरण करना, लेकिन जैसे जैसे उनमें अलग अलग उपसर्ग लगेंगे, धातु आपकी एक ही है लेकिन उपसर्ग से उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। उपसर्ग से ह्री धातु उपहरती और उपहार भेंट देना। सम उपसर्ग से ह्री धातु संहरती और संहार यानी मारना। जैसा अभी मैंने कहा है हरती का अर्थ होता है हरण करना, और उसमें अलग अलग उपसर्ग करके उन्होंने अलग अलग अर्थ प्रयोग कर दिए हैं। शब्दों में स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में टाप और डीप मुख्य है। जैसे बाल प्लस टाप बाला, अध्यापक प्लस टाप अध्यापिका, लघु प्लस डीप लघवी, गुरु प्लस डीप गुरुवी, साधु प्लस डीप ये आपका साध्वी। इस प्रकार ये आपके जो पुल्लिंग वाले पद होते हैं उनको स्त्रीलिंग में बनाते हैं। जैसे बालहा बाल जो बालक के लिए प्रयोग होता है उसको यदि हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो टाप प्रत्यय का प्रयोग करके हम बाला प्रयोग कर लेते हैं। अध्यापक का अध्यापिका, इस प्रकार ये आपके डाप और डीप जो प्रत्यय है उसको इस प्रकार ही हम प्रयोग करते हैं और अपने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में प्रयोग शब्दों को कर लेते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।